दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज सीआईटी के ओल्ड एग्ज़ाम पेपर पर बात करेंगे। सीआईटीएस या सीटीआई आप बोल सकते हैं। 2017 में ये पेपर हुआ था और उस समय ऑफलाइन पेपर होता था, तो ये उसी पेपर की कॉपी है अपने पास। दोस्तों पेपर केवल इंग्लिश में है, आपको बता दें, लेकिन हम इसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ये पेपर समझ में आने वाला है। हिंदी वाले कमेंट्स ना करें प्लीज़, क्योंकि ये पेपर जैसा था वैसा ही हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैंने खुद अपनी तरफ से इसको टाइप नहीं किया है। कुछ बोलते हैं कि केवल हिंदी में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन पेपर की लैंग्वेज बहुत सिंपल है। ये इंग्लिश इतनी टफ नहीं है कि आपको समझ नहीं आए, इसलिए हम कोशिश करेंगे और आसानी से इसको एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। इसमें अपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित 80 प्रश्न है, कुल 80 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। आप इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन का कारण सहित आपको उत्तर समझाएंगे और क्वेश्चन से आपको लेवल पता लगेगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम तो इसी लेवल का आना होता है। कुछ क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर सभी क्वेश्चन को देखें। और चलिए अभी शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है और एक साथ आपको 4 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, और चारों ही अपने एक साथ में कर लेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहाँ अप्लाई होता है ये पूछा था, तो डीसी मोटर में लगता है। और राइट हैंड कहाँ लगता है? जनरेटर पर। अल्टरनेटर में भी आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही वर्क करता है, और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। नेक्स्ट पूछा था कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए कन्वर्टर होता है। अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, और जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अपन से पूछा कि डीसी शंट मोटर कहाँ अपन उपयोग के लिए प्रेफर करेंगे। मशीन टूल में सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। मशीन टूल में अपना लेथ मशीन भी आता है, यानी कटिंग टूल वाले जो होते हैं उनमें मोस्टली अपन काम में ले सकते हैं। क्रेन में डीसी सीरीज मोटर को हम प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का उद्देश्य क्या होता है, एक परिपथ में वो हमेशा क्यों लगाया जाता है। तो सुरक्षा युक्ति है, हमें सुरक्षा युक्ति प्रदान करती है। किससे? ओवर करंट से। अधिक धारा से बचाव करती है, एक्सेसिव करंट से बचाव करेगी। सी ऑप्शन कर देंगे। सेफ्टी डिवाइस टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट, यानी अतिरिक्त धारा या अधिक धारा से हमें ये प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों क्वेश्चन इजी है, इसलिए जल्दी जल्दी भी सॉल्व करेंगे। और 80 प्रश्न है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में 3 क्वेश्चन हल हो जाए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बीओटी किसकी यूनिट है। इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और ये 1 kWh के बराबर होती है, यानी वह यूनिट जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होती हो। और भारत में विद्युत ट्रेड जो है वो kWh के अकॉर्डिंग होती है, किलोवाट आवर्स, कि इतने किलोवाट का लोड इतने घंटे तक चला हो। तो अपना बी ऑप्शन रहेगा। और 1 बीओटी और 1 kWh दोनों बराबर होते हैं, दोनों की इकाई में कोई मान में कोई फ़र्क नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर हमेशा एक परिपथ में कैसे लगता है। तो लाइव तार के साथ सीरीज में लगता है। फेज तार को लाइव भी कहते हैं, सजीव तार बोलते हैं हिंदी में, उसके साथ सीरीज में लगता है। और शुष्क सेल की वोल्टेज पूछी थी, लगभग ईएमएफ कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट ईएमएफ होता है शुष्क सेल का। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घरेलू जो वायरिंग होती है उसमें, और छोटी जो यूनिट्स होती है उनमें सुरक्षा के रूप में हम सबसे ज़्यादा किसको काम में लेते हैं। तो घरेलू वायरिंग में एमसीबी होती है, सबको पता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एयर सर्किट ब्रेकर 440 वोल्ट तक होता है, हाईवी करंट जब लेते हैं तब। ऑयल सर्किट ब्रेकर पता है, ये 11 किलो वोल्ट एंड अबोव मिलेंगे। और एमसीसीबी पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये मोटर कंट्रोल सर्किट के रूप में काम में लेते हैं। एमसीबी की तरह ही होती है, लेकिन दूसरा रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन सेलिएंट टाइप के जो पोल होते हैं वो किस प्रकार के सिंक्रोनस जनरेटरों में काम में लेते हैं। नॉन सेलिएंट को क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल। अल्टरनेटर में यानी सिंक्रोनस जनरेटर में रोटर 2 तरह के होते हैं, एक सेलिएंट, दूसरा सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार। तो सेलिएंट को अपन नॉन सिलेंड्रिकल भी बोल सकते हैं, और बेलनाकार को नॉन सेलिएंट बोल सकते हैं। तो नॉन सेलिएंट जो है वो बेलनाकार हो गया, और बेलनाकार जो होता है वो हाई स्पीड वालों में काम में लेते हैं, यानी स्टीम अल्टरनेटर में काम में लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 वाट का लैंप 10 घंटे तक यदि चलता है तो कितनी लाइट कंजप्शन करवाएगा। 100 वाट का है, 100 वाट का लैंप है, 10 घंटे तक चलेगा तो कितने यूनिट कंजप्शन कराएगा, 1 यूनिट, क्योंकि वाट इंटू घंटे बटे 1000 ऊर्जा गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो 1 kWh यानी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ये कंजप्शन करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर जो है वो कहाँ काम में लेते हैं। देखो 3 पॉइंट स्टार्टर शंट और कंपाउंड दोनों मोटरों के लिए उपयोगी है, अपन चला सकते हैं इसको। तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी एंड सी, यानी शंट और कंपाउंड मोटर के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हालांकि इसका उपयोग हम करते नहीं हैं, अभी 4 पॉइंट स्टार्टर आ गया, उसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरलोड रिलीज कॉइल जो होती है वो हमें किससे बचाव करेगी, तो वो ओवरलोड से बचाव करेगी। ध्यान रखना, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, वो केवल ओवरलोड से बचाएगी हमें। ओवरलोड रिलीज है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है, ना कि ओवर करंट से, ओवर वोल्टेज से भी नहीं देती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूअल स्टार्टर में जो फ्यूज होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, तो बैकअप फ्यूज उनको बोलते हैं, और वो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देने के लिए लगाए जाते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि फ़िल्टर सर्किट जो है वो हम काम में क्यों लेते हैं, तो फ़िल्टर का मतलब होता है छानना। रेक्टिफायर से हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है, तो पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए हम फ़िल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। फ़िल्टर के रूप में हम कैपेसिटर, चोक और रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल हीटर जो होते हैं वो किसके बनते हैं। हीटर क्रोमियम धातु के होते हैं। अब ऑप्शन इस तरह का अगर आपको नहीं देते हैं तो फिर ये अपने को ए ऑप्शन दे रखा है, क्रोम्ड आयरन, यानी लोहा है जिस पर क्रोमियम की परत चढ़ा रखी हो, वो भी हम ऑप्शन कर सकते हैं। जो नाइक्रोम होता है वो ऑप्शन निकिल आयरन का, अपन को निकिल और क्रोमियम का ऑप्शन नहीं मिले तो क्रोम्ड आयरन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल में वेंट प्लग क्यों लगाए जाते हैं, तो वेंट प्लग से कई सारे पर्पज़ अपने सॉल्व हो जाते हैं। अगर हमें ऊपर से जब इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता हुई तो और डाल सकते हैं हम, जिसको टॉपअप क्रिया कहते हैं अपने। और इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हम समय समय पर चेक कर सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व चेक कर सकते हैं। और जब चार्ज होता है उस दौरान जो गैसें होती है वो बाहर निकल सकती है, तो ऑल ऑफ देम आएगा, यानी उपरोक्त सभी आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर इज कनेक्टेड विद सीरीज सर्किट। सर परिपथ में फ्यूज कैसे लगता है, ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया ना। लाइव वायर इन सीरीज, यानी फेज तार के सीरीज में होता है फ्यूज हमेशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थिंग के लिए यदि हम बात करें तो मिनिमम साइज़ कितने का है, तो 14 SWG का साइज़ इसका नॉर्मली रहता है। और ये तब होता है जब GI का अपन पाइप या तार यूज करें, तो GI वायर यूज करें तो 14 SWG का इसमें रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल इज़ वाइडली यूज इन दीज डेज एज चीप कंडक्टर, यानी सस्ता चालक होने के कारण वर्तमान में सबसे अधिक चालक के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक काम में ले रहे हैं। ये सस्ता पड़ता है इसलिए हम वर्तमान में इसको सबसे अधिक काम में ले रहे हैं। एल्यूमिनियम है, सस्ता होने के कारण से ले रहे हैं। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बेस्ट कंडक्टर बट वेरी मच कॉस्टली, यानी अच्छा चालक है लेकिन कॉस्टली बहुत है, तो सिल्वर है, वो तो चांदी होगा। अच्छा चालक है लेकिन महंगा भी बहुत है, इसलिए उपयोग अपन इसको करते नहीं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीजर में थर्मोस्टेट जो है वो हीटिंग एलिमेंट के साथ कैसे होता है, तो सीरीज में होते हैं, फेज तार के साथ सीरीज में होता है। हीटिंग एलिमेंट के साथ लिए होता है तो थर्मोस्टेट क्या है, द्विधात्विक पत्ती होती है। और गीजर में जो इसकी थर्मोस्टेट की सेटिंग होती है वो लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो जैसे ही टेम्परेचर निर्धारित मान से अधिक होता है तो विद्युत धात्विक पत्ती हट जाती है और हीटिंग एलिमेंट की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, गीजर हीट होना बंद हो जाता है। धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन आता है, जैसे ही 32 डिग्री से नीचे आता है तो हीटिंग एलिमेंट फिर से वापस ऑन हो जाता है थर्मोस्टेट के माध्यम से, यानी थर्मोस्टेट ताप नियंत्रित करने वाली युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबल इज़ फिक्स्ड विद केबल ट्रे बाय मीन ऑफ, केबल ट्रे में जो केबल लगती है ना वो देखो, वैसे तो इनको बांधने के लिए जो होती है ना टाई अप बोलते हैं हम तो इनको, ठीक है, छोटी छोटी रबर की होती है, उनको प्लास्टिक की होती है, टाई बोलते हैं। वैसे ये वायर बाइंडिंग होती है, तार से बांध देते हैं। ट्रे क्या होती है, ऐसे है ना, ट्रेंच बोलते हैं, वैसे ट्रे बोल दो।
इस तरह से है ना, ऐसे खाई सी बनी हुई होती है, ठीक है, ऊपर होती है ये, और इनमें सीधी केबलें डालते हैं और फिर इनको केबलों को ट्रेंच में बांध देते हैं, तो वायर बाइंडिंग आएगा, तार से इनको बांधा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस बस बार, कंटिन्यूस बस बार को बोलते हैं अनंत बस बार। अनंत बस बार के लिए आपने जो है ना, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम ही होगा। मोस्टली पैनल बोर्ड में आप अगर देखेंगे, स्विच गियर में आप देखेंगे, तो जितने भी आपके वो आपको कंट्रोल पैनल मिलेंगे उन सब में एल्यूमिनियम की ही बस बार होगी। और ओम किसकी इकाई है, तो प्रतिरोध की भी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी है, तो ऑल ऑफ वो आ जाएगा। इसके अलावा एक और रह गया इम्पीडेंस, जेड जिसको अपन दर्शाते हैं, उसकी इकाई भी ओम ही होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक चालक का वह गुण जिसके कारण से इसमें धारा चलती है क्या कहलाता है, तो चालकता बोलते हैं। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाह होती है वो चालकता कहलाती है, और जिसके कारण वह धारा प्रवाह का विरोध करता है वो उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, यानी चालकता जो है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। कैपेसिटेंस का व्युत्क्रमानुपाती है जो वो इलास्टेंस कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर कंडक्टर वेरीज इनवर्सली, तार का प्रतिरोध जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्रॉस सेक्शन के होता है। कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है ना, जबकि लंबाई के तो समानुपाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो धारा को डिटेक्ट करता हो, करंट को डिटेक्ट करता हो, करंट की पहचान करता हो, तो इसको गैल्वेनोमीटर होता है। एम्पियर मीटर ऑप्शन होता तो वो भी कर देते। धारा की पहचान करने के लिए संकेत के रूप में होता है, गैल्वेनोमीटर आएगा, डी ऑप्शन रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू बोथ फॉर सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। डीसी के सीरीज और समांतर दोनों में पावर का फॉर्मूला सेम होता है। कुल शक्ति जो है ना वो हमेशा वास्तविक शक्ति के खपत के योग के बराबर होती है, P1 + P2 + P3। करंट अलग अलग होगी दोनों में, एक में समान चलती है दूसरे में अलग अलग भी हो सकती है। और करंट एडिटिव नहीं होती, एक में बराबर है। वोल्टेज भी एडिटिव नहीं होगा, पावर जो है वो एडिटिव होती है। डी ऑप्शन करेंगे, पावर आर एडिटिव, यानी कुल शक्ति के लिए हमेशा P1 + P2 + P3 ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा, तो फ्यूज सदैव एम्पियर में होते हैं, हमेशा एम्पियर के अकॉर्डिंग होते हैं, और लगभग निर्धारित भार धारा के 1.5 गुना होता है फ्यूज की रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन, अच्छा, ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा है जो चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वोल्टेज को वो स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए तो लगा ही जाता है, और जब वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है तो धारा ऑटोमेटिक स्टेप डाउन या स्टेप अप हो जाती है, यानी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। बेसिक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी होती है वी, आई और आर, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं, तो एडी करंट आनी कम करने के लिए। सिलिकॉन स्टील वाली होती तो हिस्टैरिसीस आनी कम करना। और ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होती है वो फुल लोड की कितनी होती है, 2 से 5% होती है, और अगर थ्योरेटिकल समझे तो ये 90 डिग्री लैग करती है, वैसे लगभग 75 डिग्री के आसपास लैगिंग करती है। पावर फैक्टर इसका 0.2 से 0.3 के आसपास होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट मानी जाती है ये, यही वो घटक होता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर इंडक्टिव लोड की श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नो लोड पर ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट है वो क्यों करते हैं, ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट है। देखो, ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट एक ही बात होती है, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं कि एक ही आंसर दे देते हैं आयरन लॉस का, लेकिन आयरन लॉस के साथ साथ इसमें चुंबकन धारा भी होती है जिसकी मैं बात कर रहा था। यानी ट्रांसफार्मर नो लोड पर एक करंट लेता है, सेकेंडरी में भार तो है नहीं, इसलिए भार की तो कोई धारा है नहीं, तो ये जो I0 होती है जिसको नो लोड करंट कहते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं I म्यू, एक को बोलते हैं I वाट। ये होती है वाट फुल, ये होती है वाटलेस। I म्यू जो है इसका काम होता है कोर में फ्लक्स बनाना, जबकि जो वाट फुल घटक होता है इसका काम होता है नो लोड पर जो लोहे हानियाँ होती है इनके लिए शक्ति उत्पन्न करना। यानी नो लोड पर जो शक्ति आनी होती है वो वाट फुल करंट के बराबर होती है, और फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ वो वाटलेस करंट से हुआ था। तो मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन लॉस
इन दोनों का पता लग जाता है हमें ओपन सर्किट टेस्ट से या नो लोड टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितनी होती है? 30 किलोवोल्ट होती है। 30 किलोवोल्ट ऑप्शन दे रखा है तो ये भी कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो आपको पहले से आता भी होगा। 33 किलोवोल्ट होती है लगभग ऑयल डाइलेक्ट्रिक जो है। और अगला क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? तो ये भी बड़ा सिंपल है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर हो। यानी अच्छा, ऑप्शन आजकल चेंज करके भी दे सकते हैं, वो स्थिर हानियाँ परिवर्तित हानियों के बराबर हो जाए तब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन? ट्रांसफार्मर की अधिष्ठापना जब हम करते हैं तो कौन सा उसका भाग नहीं है? कंजर्वेटर, ब्रीदर और बकोज रिले होती है, एक्साइटर नहीं है। ये किसका भाग है? अल्टरनेटर का पार्ट होता है, ये जनरेटिंग स्टेशन पर होगा हमेशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम ट्रांसफार्मर में करते हैं तो किस साइड को कभी भी शॉर्ट नहीं करेंगे? देखो, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान प्राइमरी सेकेंडरी कभी कोई मायना नहीं रखती है, किसी को भी शॉर्ट करेंगे। इसमें ये मायना रखती है कि वोल्टेज किस साइड ज़्यादा है, तो हम हमेशा LV साइड को शॉर्ट करते हैं और HV साइड को उसके निर्धारित मान का 5 से 10% वोल्टेज ही देते हैं। यानी हाई वोल्टेज साइड को कभी शॉर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये कभी फिक्स नहीं है कि प्राइमरी को शॉर्ट करेंगे या सेकेंडरी को। ये फिक्स है कि जो लो वोल्टेज की होगी उसको शॉर्ट करेंगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। और फिर करना क्या है? हाई वोल्टेज साइड को क्या करना है? 5 से 10% वोल्टेज ही देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शॉर्ट सर्किट हो तो परिपथ में धारा का मान कितना होगा? तो अनंत ही होगा ना, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध 0 मानते हैं, इसलिए धारा का मान कितना होगा? अनंत होगा। तो डी ऑप्शन कर देंगे ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो किसे ट्रांसफॉर्म करता है, यानी किसको स्थानांतरित करता है? ट्रांसफार्मर पावर को स्थानांतरित करने के लिए हम यूज में लेते हैं, फ्रिक्वेंसी को चेंज करता नहीं है, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, इसलिए धारा भी स्टेप डाउन या स्टेप अप उसमें हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर का काम शक्ति स्थानांतरित करना होता है, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होगी? ट्रांसफार्मर में जो प्रेरित EMF होता है वो वोल्टेज के समानुपाती होता है, इसलिए अधिक टर्न उसी में होंगे जिसमें वोल्टेज भी अधिक हो। यानी हाई वोल्टेज साइड की जो वाइंडिंग होगी उस वाइंडिंग में ही ट्रांसफार्मर में क्या होगा? अधिक टर्न होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कोई मायने नहीं रखेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लगभग कितनी है? तो 98% के आसपास होती है। और ये भी ध्यान रखना फुल लोड पर होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता 92 से 95% होती है और 50% लोड पर इसकी दक्षता मैक्सिमम होती है। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फुल लोड के आसपास होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आधे भार के आसपास दक्षता उच्चतम होती है। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए जो सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि है वो कौन सी है? तो ऑयल कूलिंग है। और इसमें भी नेचुरल ऑयल कूलिंग सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। टैंक में ऑयल भरकर छोड़ दिया, ऊपर कंजर्वेटर टैंक डाल दिया, तो कंजर्वेटर में से भी ऑयल की सप्लाई उसमें होती रहती है। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है, ज़्यादा डीपली इनमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युतिक ऊर्जा की इकाई क्या है? वैद्युतिक ऊर्जा जूल में भी होती है, वाट सेकंड में भी होती है और kWh में भी होती है। तो ऑल ऑफ दी वो हो जाएगा, उपरोक्त सभी आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में टेपिंग हमेशा किस साइड होती है? हाई वोल्टेज साइड होती है हमेशा टेपिंग। क्यों? देखो, टेपिंग का मतलब होता है हमें भिन्न भिन्न मान की वोल्टेज प्राप्त करना, इसलिए जिसमें अधिक वोल्टेज होगी उसी में तो भिन्न भिन्न मान आसानी से प्राप्त हो सकेंगे ना, इसलिए टेपिंग हमेशा HT साइड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आभासी शक्ति में होती है, यानी KVA, MVA, VA, कोई भी ऑप्शन अपने को मिल जाता। अपरेंट पावर में होता है, ये आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो किस धातु की होती है? तो सिलिकॉन स्टील की होती है। दूसरे ऑप्शन तो दिए नहीं, वैसे 3 याद रखने पड़ेंगे आपको, सिलिकॉन स्टील, फेराइट कोर और वायु कोर। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सामान्य जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में हम काम में लेते हैं, पावर ट्रांसफ़र बोलते हैं उसको, सिलिकॉन स्टील होगा। हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें होगा फेराइट,
और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी अगर है तो फिर वायु कोर होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के साथ आयरन लॉस बढ़ता जाता है, इसलिए फिर हम कोर आयरन वाली लेते ही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 400 किलो वोल्ट करेंगे, वर्तमान में 765 केवी तक होने लग गए हैं। अभी इंडिया में 7,65,000 वोल्ट की मैक्सिमम लाइन भी है। वैसे 400 किलो वोल्ट की ट्रांसमिशन जो है वो आइडियल ट्रांसमिशन वोल्टेज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66 किलो वोल्ट तक यदि हमें वोल्टेज को ट्रांसमिशन करना हो तो जो केबल होगी वो कितने कोर की होगी? हमेशा 3 कोर की होगी, RYB तीनों होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 किलो वोल्ट तक के लिए केबल किस प्रकार की होगी? तो बेल्टेड केबल जो है वो 11 किलो वोल्ट तक चल जाती है। स्क्रीन केबल जो है ये 66 किलो वोल्ट तक काम में ले सकते हैं। और प्रेशर, गैस प्रेशर या ऑयल फील्ड जो है ये 66 से 1,32,000 वोल्टेज तक काम में लेते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे। 11 किलो वोल्ट तक बेल्टेड हो जाएगा, 33 से 66 है तो स्क्रीन्ड केबल आ जाएगा, 66 से 1,32 होता तो प्रेशर केबल आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ ए केबल शुड हैव, यानी एक केबल का जो अचालक धातु है उसमें क्या होनी चाहिए? निम्न लागत भी होनी चाहिए, अच्छी यांत्रिक सामर्थ्य भी होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अधिक होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट ए केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक चोट से सुरक्षा के लिए आर्मरिंग होती है और ये GI की होती है हमेशा, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं इसको। डबल टेपिंग भी हो सकती है, सिंगल टेपिंग भी हो सकती है। सीथ जो है ना ये मेटालिक सीथ होता है, शीशे या शीशे की मिश्र धातु हो सकती है या लेड का एलॉय होगा कोई, ये केबल को नमी से बचाता है। और बेडिंग जो है वो बचाती है कि आर्मरिंग जो है वो इस सीथ में बैठ ना जाए, यानी सीथ और आर्मरिंग के बीच में बेडिंग होती है, ये सीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। और सर्विंग होती है आर्मर्ड के भी ऊपर, सबसे ऊपर का इंसुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस बार के रूप में हम एल्यूमिनियम को सबसे ज़्यादा काम में क्यों लेते हैं? तो निम्न लागत है, कॉपर को ले सकते हैं लेकिन कॉपर महंगा बहुत पड़ता है। सी ऑप्शन रहेगा लो कॉस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील पोल फॉर ट्रांसमिशन लाइन नीडेड अगेंस्ट, यानी ट्रांसमिशन लाइन में स्टील के पोल अगर काम में लेते हैं तो कोरोजन से उनको हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, जंग लगकर सबसे ज़्यादा ख़राब होने के चांसेज होते हैं। सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्विस मेंस जो होती है वो कहाँ कनेक्ट होती है? सर्विस मेंस कहते हैं उपभोक्ता के टर्मिनल को, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जो कंज्यूमर के टर्मिनल कनेक्ट होते हैं उनको सर्विस मेंस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होता है वह जहाँ से उपभोक्ता के लिए टैपिंग निकाली जाती हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर कंज्यूमर के घरों तक का जो टर्मिनल की केबल आती है उसको सर्विस मेंस बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी निम्न में से भारत में जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है? 9.9 किलो वोल्ट पे कोई जनरेट नहीं हो सकता, 6.6 पे होता है, 11 पे होता है और 13.2 किलो वोल्ट पर भी होता है। 9.9 में नहीं हो रहा है, बी ऑप्शन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सामान्यतः काम में नहीं लेते? सिंगल फेज 4 वायर को काम में नहीं लेते, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, सिंगल फेज 3 वायर भी काम में लेते हैं, लेकिन 1 फेज और 4 तार नाम से कोई अपने वितरण प्रणाली नहीं है। स्किन इफेक्ट किस बात पर निर्भर करता है? त्वचा प्रभाव होता क्या है? कोर के मध्य भाग की अपेक्षा सरफेस पर धारा का अधिक चलना, और ये केवल AC में ही होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, ये चालक के आकार पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, चालक की आकृति पर भी, शेप पर भी डिपेंडेंट होता है। ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट फेज मोटर जो है वो किसके लिए ज़रूरी है? स्प्लिट फेज सिंगल फेज AC मोटरें होती हैं, तो सिंगल फेज AC के लिए ज़रूरी है। रनिंग और स्टार्टिंग 2 वाइंडिंग होती है। स्प्लिट का मतलब होता है एक फेज़ को 2 फेज़ों में बांटना, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट तो होती नहीं है, एक फेज़ को 2 फेज़ों में बांट कर इसको सेल्फ स्टार्ट करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 कोर की फ्लेक्सिबल केबल हम काम में ले रहे हैं तो उसमें न्यूट्रल कैसा होगा? ब्लू रंग का होगा हमेशा। RYB जो होते हैं तो इनमें जो अपना ब्लू होगा वो न्यूट्रल के लिए ही वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इंडक्शन मोटर रोटर स्पीड ऑलवेज, इंडक्शन मोटर में रोटर गति हमेशा सिंक्रोनस गति से कम होती है और लेस देन स्टेटर स्पीड आ जाएगा, ए ऑप्शन करेंगे। इसका कारण होता है स्लिप, यानी मोटर में कुछ ना कुछ स्लिप
ज़रूर होती है, इसलिए रोटर हमेशा सिंक्रोनस गति से कम गति पर चलता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम तब होगी जब इकाई पावर फैक्टर हो। यूनिटी पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि आउटपुट जब किलोवाट कैलकुलेट करनी होगी तो फॉर्मूला क्या है, KVA इंटू cos फाई। तो जब पावर फैक्टर इकाई होगा उस समय ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनरेटिंग वोल्टेज जो है वो कितनी होती है। मोस्टली ही अल्टरनेटर कितने बनाते हैं, तो 11 किलो वोल्ट वाले भी है, 33 किलो वोल्ट वाले भी है। 11 किलो वोल्ट जो है वहाँ से 220 kV की लाइन या 400 kV की लाइन निकलती है, और जो सुपर क्रिटिकल के नाम से होते हैं उनमें 33 किलो वोल्ट होती है, जहाँ से आजकल 765 kV की लाइन निकलने लग गई है। तो डी ऑप्शन रहेगा, या तो ए या बी, यानी या तो 11 किलो वोल्ट बनाएंगे या 33 बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वाट मीटर विधि किसके लिए काम में ले सकते हैं। स्टार हो या डेल्टा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोड बैलेंस हो या अनबैलेंस सभी प्रकार के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी संतुलित और असंतुलित दोनों, स्टार हो या डेल्टा दोनों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फ्यूज की फ्यूजिंग धारा किस बात पर निर्भर करेगी। फ्यूज की फ्यूजिंग धारा उसकी रेटिंग से ही निकलती है, और धारा रेटिंग जो है वो धातु की आकृति और इन सब पर डिपेंडेड होती है, यानी मटेरियल लेंथ और डायमीटर, कि धातु की प्रकृति कैसी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसका व्यास कितना है, उन सब पर निर्भर करेगा। डी होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक RC परिपथ में परिणामी शक्ति हमेशा कैसी होती है, धनात्मक शक्ति होती है। कैसे निकलेगी, P बराबर VI cos फाई से, जो भी आएगी ये शक्ति कंजप्शन ही होगी। नेट पावर RC सर्किट में पूछ रहा है, यदि प्योर कैपेसिटिव की होती ना तो 0 होती। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पावर कर्व फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 0 ओनली व्हेन। शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ में पावर कर्व 0 तब होगा जब करंट और वोल्टेज दोनों 0 हो, क्योंकि P बराबर V इंटू आई होता है, राइट। तो जब वोल्टेज और करंट दोनों 0 होगी तो पावर का मान 0 आएगा और कर्व ऊपर नहीं उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC सर्किट में उच्चतम धारा किसके बराबर होती है। RMS मान के 1.414 के बराबर, यानी √2 इंटू RMS। मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको, और ये कितनी होती है, √2 इंटू RMS, यानी 1.414 इंटू इफेक्टिव करंट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न ताप पर अर्धचालक का व्यवहार कैसा होता है। एक अचालक की भांति कार्य करता है, वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह कार्य करेगा। हाई टेम्परेचर पर कैसे करेगा, परफेक्ट कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। निम्न ताप पर धारा नहीं चलती है, उच्च ताप पर धारा चलती है। इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो NTC यानी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 और 12 के दो प्रतिरोध समांतर में कुल प्रतिरोध बताइए। बहुत सिंपल है ना, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 कर दीजिए तो कितना आएगा, 12 चौके 48 और 12 4 16, 3 ओम आएगा। और वैसे भी देखो ना, 4 और 12 के जुड़े हुए हैं तो उत्तर 4 से कम आएगा, 4 से कम का ऑप्शन ये एक है, 3 ओम। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि पेपर इतना टफ है नहीं और इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ ही रहा होगा, तो 3 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का दे दिया कि 4 ओम और 12 ओम दोनों जो है ये पैरेलल में लगे हुए हैं और इनके सीरीज में जो है ये एक अलग से लगा हुआ है 6 ओम वाला। तो बताइए इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो 4 और 12 वाले का 3 आएगा और 6 ओम इनके सीरीज में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 ओम। भाई 4 ओम और 12 ओम समांतर में है तो इनका टोटल कितना आएगा, 3, और 6 ओम इसके सीरीज में है तो दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर कितना आएगा, 9 ओम। तो अपने क्या करेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 5 किलो जूल की ऊर्जा 40 मीटर का विस्थापन करता है 10 सेकंड में, इसकी शक्ति कितनी होगी। देखो शक्ति जो है ये कार्य के रूप में भी ले सकते हैं हम, किलो जूल, क्योंकि कार्य की इकाई भी जूल होती है। तो पावर जो है ये होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी किया गया कार्य और लिया गया समय। काम कितना किया है, 5000 जूल का, और इसके लिए समय कितना लिया, 10 सेकंड का, तो कितनी है पावर, 500 वाट शक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार हाई वोल्टेज जो होती है वो कहाँ तक लिमिट होती है उसकी, 33,000 वोल्ट की है भाई।
33,000 से ऊपर वोल्टेज नहीं जानी चाहिए, उसके बाद में EHT स्टार्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं उसको। हाई वोल्टेज 33,000 तक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में जो चोक है वो कैसे लगती है। अब कनेक्टेड पूछा है, क्यों जोड़ी जाती है देखो, तो रिड्यूस मोमेंटरी लो वोल्टेज ये तो नहीं कर सकते, और टू सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ करंट ये भी नहीं कर सकते। धारा को कम करती है, वोल्टेज को बढ़ाती है, तो ए ऑप्शन कर देंगे इन सीरीज विद लैंप, क्योंकि रोड की ये सीरीज़ में आती है हमेशा। यदि आपको सर्किट अच्छे से याद हो तो इस तरह से आती है चौक यहाँ पर, ठीक है। तो सीरीज विद लैंप इसका ऑप्शन रहेगा, ए करेंगे। हाँ, करंट कंट्रोल करने का ऑप्शन होता तो वो भी कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर 100 वाट का है, 200 वोल्ट उसकी सप्लाई है और इसकी करंट पता करनी है, तो I बराबर P/V करेंगे। पावर है 100 वाट, वोल्टेज है 200 वोल्ट, करंट कितनी आएगी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। 0.5 कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो या तो ये 1000 वाट होगा, इसलिए आंसर 5 एम्पियर हो जाएगा, या फिर ये 0.5 एम्पियर ऑप्शन होगा, ये कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है ये कहाँ काम में लेते हैं आपने। देखो वर्क के अकॉर्डिंग अगर देखें अपन तो इलेक्ट्रिकल बेल में, ट्रांजिस्टर में और बैटरी चार्जिंग में हमें ट्रांसफार्मर में कोई आवश्यकता नहीं है। टेलीविज़न की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा कि इसमें बूस्टर लगता था पुराने टाइम में, जब सिग्नल के लिए हाई वोल्टेज इंक्रीज करनी होती थी तब। तो स्टेप अप करने के लिए यहाँ पर्पज़ हो सकता है ट्रांसफार्मर का, टेलीविज़न की ओर ही जाएंगे, ए ऑप्शन अपना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलामेंट जो है वो लैंप का वो किसका होता है, तो टंगस्टन धातु का होता है, इसमें भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो, किसके प्रवाह के कारण चालक में धारा चलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही हम धारा कहते हैं। तो बस दोस्तों ये थे 80 क्वेश्चन इसके CTI के ओल्ड पेपर के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिना सब्सक्राइब करें मत जाइएगा। अपने दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड आप ज़रूर करें।